माँ मुझे बाथरूम जाना है। तो आओ अंकुर बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। बाथरूम दूसरी शाखा पर है और मुझे वहाँ जाने के लिए बहुत डर लगता है। मेरे बहादुर बेटे, डरते थोड़ी ना है, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। माँ कहीं मैं इस पुल से नीचे गिर गया तो? देखो ना कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, पुल भी कितना हिल रहा है। बेटा मैं हूँ ना, चलो मैं तुम्हें बाथरूम ले चलती हूँ। एक तरफ नम्रता के बेटे अंकुर को उस लकड़ी के पुल से एक शाखा से दूसरी शाखा तक ले जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ दूसरी शाखा पर बनी हुई रसोई में बैठकर अनिका और अंजलि खाना बना रही होती हैं। कभी सोचा नहीं था कि पेड़ की शाखाओं पर हमारी रसोई बनेगी और हम पेड़ की शाखा पर बनी रसोई में बैठकर खाना बनाएंगे। ये तो बस किस्मत की बात है। देखो ना, कहाँ पहले हमें जमीन पर रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी और कहाँ हम अब इस बड़े से पेड़ की शाखाओं पर अपना घर बसाए हुए हैं। ऐसा क्या कारण था जो इतनी बड़ी जमीन होने के बाद भी इन पांचों बहू को इस पेड़ की शाखाओं पर अपना घर बनाना पड़ा था? आइए इस कहानी को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, हमारा घर कब आएगा? बेटा हमारा कोई घर नहीं है, उस बाढ़ में हमारा सब कुछ छिन गया। बड़ी मुश्किल से तो हम इस गांव तक पहुँचे हैं। वो तो भगवान का शुक्र है कि हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ और समय रहते हम उस बाढ़ से बच गए। लेकिन हम इस गांव में जाएंगे कहाँ? ऊपर से हम लोग नीची जाति के लोग हैं। सुना है इस गांव में सभी ऊंची जाति के लोग रहते हैं। अगर इन लोगों को पता चल गया हम नीची जाति के लोग हैं तो ये तो हमें अपने गाँव से ही बाहर निकाल देंगे। हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम लोग नीची जाति के लोग हैं, वरना अगर यहाँ किसी को पता चल गया तो ये लोग हमें गांव से निकाल देंगे और यहाँ आसपास कोई और भी गांव नहीं है। पूरा परिवार ठंड से कांपते हुए पूरे गांव में इधर से उधर भटकने लगता है। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई देता है और अब सब उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग इसी पेड़ के पास घास फूस की झोपड़ी बना लेते हैं। जब हम लोग इस गांव में आ रहे थे तो शुरुआत में ही काफी सारी घास पड़ी हुई थी और हम सभी घास फूस लाते हैं, तब तक तुम सब यहीं रहना। जगन और समीर जाकर ढेर सारी घास फूस लेकर आते हैं और उस बड़े से पेड़ के पास एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर देते हैं। पूरा परिवार उस छोटी सी झोपड़ी में ठंड में अपना गुजारा करता है। पांचों भाई घर चलाने के लिए आसपास ही छोटी छोटी मजदूरी का काम ढूंढ लेते हैं और इसी तरह इस गरीब परिवार की जिंदगी चलती रहती है। इस झोपड़ी में तो बहुत ठंड लग रही है। ठंड तो इस बार बहुत है और इस घास फूस के घर में तो और ज्यादा ठंड लगती है। काश हमारा ऐसा घर होता जिसमें हम लोग आराम से रह सकते। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। गरीबी में रूखी सूखी खाकर जैसे तैसे कर इन सब के दिन गुजर रहे होते हैं। तभी गांव में कुछ लोगों को पता चल जाता है कि यह पूरा परिवार एक नीची जाति से है, जिसके चलते गांव वाले सरपंच को इस बात की खबर दे देते हैं और उन पांचों बहू के पति को नौकरी से भी निकाल देते हैं। और अब सरपंच कुछ गांव वालों के साथ इन पांचों बहू की झोपड़ी के बाहर आता है और सभी को बाहर बुलाता है। अरे तुम लोगों की इतनी हिम्मत, ये जानते हुए भी कि पूरा गांव ऊंची जाति के लोगों का गांव है, फिर भी तुम लोग यहाँ पर अपना बसेरा करके रह रहे थे। अरे निकल जाओ यहाँ से। हम पर रहम करिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ पर अपना बसेरा किया है, हमें यहाँ कुछ वक्त और रहने के लिए मोहलत दे दीजिए। हम सब आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, हम पर अत्याचार मत करिए। पूरा परिवार सरपंच और गांव वालों से हाथ जोड़कर यहाँ रहने की भीख मांगता है, लेकिन सभी गांव वाले मिलकर उनका सामान उठाकर इधर उधर फेंक देते हैं और साथ ही साथ उनकी झोपड़ी भी तोड़ देते हैं। अगर अब तुम लोगों ने इस गांव की जमीन पर अपना घर बसाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार तो बस घर तोड़ा है, अगली बार पूरे घर को जला दूंगा और सिर्फ घर ही नहीं, तुम सबको भी। सरपंच की बात सुनकर पूरा परिवार सहम कर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब हम लोग कहाँ जाएं? इस ठंड में हम कहाँ भटकेंगे? इस गांव के किसी भी हिस्से की जमीन पर हम लोग घर नहीं बसा सकते और इस तरह ठंड में यूं खुले में भी तो नहीं रह सकते हैं ना। हे भगवान, अब तुम ही हमें कोई रास्ता दिखाओ। पूरा परिवार बैठकर रो ही रहा होता है कि तभी नम्रता की नजर बड़े से बरगद के पेड़ पर जाती है। वो बरगद का पेड़ काफी सालों पुराना और बड़ा था, जिसके चलते उसकी शाखाएं भी काफी ज्यादा लंबी, मोटी और मजबूत थी। सरपंच और सभी गांव वालों ने हमें जमीन पर घर बनाने से मना कर दिया है, तो क्यों ना हम इस पेड़ की शाखाओं पर अपना घर बनाएं। लेकिन हम पेड़ की शाखा पर घर कैसे बना सकते हैं? ये शाखा तो काफी कमजोर होगी, इस पर तो चढ़ते ही ये टूट जाएगी। ऐसा नहीं है, ये पेड़ की शाखा है, काफी ज्यादा मजबूत है। इन पर हम एक छोटा सा कमरा, बाथरूम और रसोई बनाएंगे जिसमें हम सब आराम से रह सकेंगे।
नम्रता की बात सुनकर जैसे ही पांचों भाई उस बरगद के पेड़ की शाखाओं पर चढ़कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो शाखाएं सच में काफी ज्यादा मजबूत हैं और अब अपनी पत्नियों के कहने पर उनके पति पास के जंगल से ढेर सारी लकड़ियां काट कर ले आते हैं। वो जो 2 लंबी लंबी शाखा है ना, उन पर हम रहने के लिए 2 कमरे बनवाएंगे और उस नीचे वाली शाखा पर रसोई और उस तरफ वाली शाखा पर हम लोग बाथरूम बना देंगे। चलो अब सब काम पर लगते हैं। पांचों बहुएं मिलकर उन पेड़ की शाखाओं पर चढ़ती हैं और अब एक तरफ जहां बहू रहने के लिए कमरा बना रही थी तो वहीं दूसरी तरफ एक बहू रसोई तो एक बहू छोटा सा बाथरूम बनाती है। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी खिड़कियां ठीक रहेंगी ना? काम करते हैं, रसोई की छत को भी हम थोड़ी मजबूत बना देते हैं और एक दरवाजा भी बना देते हैं, वरना बंदर रसोई में घुसकर सारा सामान तहस नहस कर देंगे। अपने पत्नियों को इतनी मेहनत करता देख अब उनके पति भी उन शाखाओं के ऊपर कमरा, बाथरूम और रसोई बनाने में उनकी मदद करने लगते हैं। 4 दिन की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार उन पांचों बहू का उस बड़ी से पेड़ की शाखाओं पर कमरा, बाथरूम और रसोई घर बनकर तैयार हो जाता है। पांचों बहुएं इन सब के साथ साथ एक शाखा से दूसरी शाखा तक जाने के लिए छोटे छोटे लकड़ियों के पुल बनाती हैं, जिसके चलते वो लोग कमरे से बाथरूम और बाथरूम से रसोई तक आराम से जा पाते हैं। चलो हम सबकी मेहनत रंग लाई, अब हम इस शाखों पर बने घर में रह सकते हैं। अब बहुत बातें हो गई हैं, भूख लग रही है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। पूरा परिवार उस पेड़ की शाखाओं पर अपना बसेरा करके दिन गुजार रहा था कि तभी अचानक कुछ दिनों में उस गांव में बारिश होने लगती है, जिस वजह से पानी भर जाता है। अब हम क्या करें? सारी जगह पर कितना सारा पानी भर गया है, कहीं हमारे गांव में बाढ़ ना आ जाए। अरे बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन जिस तरह से पानी भर रहा है उस तरह से हमारा इस ठंड के मौसम में यहाँ रहना सही नहीं है। गांव के लोगों को परेशानी में देखते हुए बिना सोचे समझे पेड़ की शाखाओं पर छोटे छोटे घर बना देती है और जब पानी अब धीरे धीरे लोगों के घुटनों तक भरने लगता है तो पांचों बहू लोगों के पास जाती हैं। आप लोग कब तक इस तरह इतनी ठंड में बारिश में यूं ही खड़े रहेंगे? हम लोगों ने इन पेड़ की शाखों पर आपके लिए भी छोटे छोटे घर बना दिए हैं। अब जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक आप लोग इन पेड़ की शाखों पर आराम से रह सकते हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं? जल्दी चलिए, देखिए धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ रहा है। बहू अपने पतियों की मदद से उन सभी गांव वालों को एक एक कर पेड़ की शाखाओं पर बने छोटे छोटे लकड़ियों के घर में पहुंचा देती है और अब जब तक गांव में बारिश होती है तब तक वो सभी मिलकर उनके खाने पीने का भी इंतजाम करती है। जिन गरीब परिवार का इन सब गांव वालों ने घर तोड़ा था और उन्हें जमीन पर रहने से मना किया था, अब वही लोग इन लोगों की मदद कर रहे थे और अपनी शाखाओं वाले घर पर इन्हें रहने की पनाह भी देते हैं। ये सब देख सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और अब जैसे ही बारिश रुकती है तो सभी गांव वाले मिलकर 5 बहू और उनके पूरे परिवार से माफी मांगते हैं। हम लोगों ने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, आपको गांव में रहने से रोका, आपका घर तोड़ दिया, यहाँ तक कि आपको जान से मारने की धमकी दी। इसके बावजूद भी आप लोगों ने हमारी मुसीबत के वक्त में हमारा साथ दिया, हमें माफ कर दीजिए। अपनी छोटी सोच के चलते मैं तो इंसानियत ही भूल गया था। सरपंच का तो फर्ज होता है कि वो अपने गांव के लोगों की मदद करे, उनकी परेशानियों को सुलझाए, लेकिन मैंने तो आपकी परेशानी को ही बढ़ा दिया। मुझे भी माफ कर दीजिए। आप क्या कर रहे हैं सरपंच जी? हमारे सामने हाथ मत जोड़िए, आप तो हमारे पिता समान हैं। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफी है। गांव वाले मिलकर उस पूरे परिवार के लिए अपने हाथों से जमीन पर घर बनाते हैं और पूरा परिवार उन पेड़ की शाखाओं को छोड़कर जमीन पर बने घर में हंसी खुशी रहने लगता है। आइए देवरानी जी, आपका हमारे घर में मोस्ट वेलकम है। अब तो मैं जेठानी बन गई और अब मुझे मेरे काम से छुट्टी मिलेगी। जेठानी की तरह देवरानी पर खूब हुक्म चलाऊंगी। हाँ, अब तो आराम करेंगे हम लोग। इस ठंड में प्रेरणा भाभी हमें अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगी। अरे तुम लोग चुप भी करो, अब ऐसे ही ऑर्डर देते रहोगे क्या, या बहू को अंदर भी आने दोगी? प्रेरणा दुल्हन के लिबास में अपने कमरे में आ जाती है। प्रेरणा, तुम्हें भाभी की बात का बुरा तो नहीं लगा ना? उनकी आदत है थोड़ा बढ़ चढ़कर बोलने की। नहीं विकास जी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। आखिर वो मुझसे बड़ी है, उनका हक है मुझसे बोलने का। कुछ देर बाद गायत्री प्रेरणा के कमरे में आती है और कहती है, प्रेरणा बहू तैयार हो गई, चल तेरी पहली रसोई की रस्म करवानी है। गायत्री प्रेरणा को लेकर आंगन में आती है, जहाँ पर एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ होता है, जिसे देखकर प्रेरणा कहती है, माँ जी ये तो मिट्टी का चूल्हा है, क्या मेरी पहली रसोई यहाँ आंगन में रखी मिट्टी के चूल्हे पर होगी?
हाँ बहू, सही समझी तू। तेरी पहली रसोई यहाँ इस आंगन में रखे मिट्टी के चूल्हे पर ही होगी। पर माँ जी, मैंने कभी मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाया है, और यहाँ इस ठंड में खुले आंगन में बैठकर मैं कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं देवरानी जी, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। हमारा परिवार देहाती है और हम लोगों को चूल्हे पर बने हुए खाने ही पसंद है। और बहू, तुझे कोई ठंड नहीं लगेगी। वहाँ इतनी लकड़ियाँ पड़ी हैं, चूल्हे में डाल और आग लगा। उससे तेरा हाथ भी सिक जाएगा और इतने में तेरा खाना भी बन जाएगा। जा, अब फटाफट सबके लिए खाना बना ले। अपनी सास के कहने पर प्रेरणा चूल्हे के पास जाती है और कुछ लकड़ियों को उठाकर लाती है और चूल्हा जलाती है। प्रेरणा ठंडी हवाओं में ठिठुरते हुए खाना बना रही होती है। देवरानी जी, खाना बनाना शुरू कर दिया तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबको क्या क्या खाना पसंद है। आप जेठ जी के लिए शाही पनीर और पूड़ियाँ बना देना, और माँ जी के लिए सादी रोटी बना देना, और ससुर जी के लिए पुलाव पनीर टिक्का बना देना, और बच्चों के लिए हलवा बना देना। जेठानी जी, इतना सारा खाना ये एक टाइम का है, और ये सारा खाना मुझे इस चूल्हे पर ही बनाना है? और नहीं तो क्या देवरानी जी, आपको ये सारा खाना इसी चूल्हे पर बनाना है, और फटाफट बना लीजिए, हम लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। प्रेरणा ठंड से कांपते हुए चूल्हे पर सारी पकवान बनाने शुरू कर देती है। उस दौरान उसका हाथ भी जल जाता है। मम्मी, हाथ भी जल गया। हाँ। कुछ देर बाद प्रेरणा सभी खाने को बना लेती है और पूरे परिवार को आवाज देकर बुलाती है। सब लोग बाहर आते हैं और आंगन में ही बैठकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। वाह भाभी जी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है, खाकर मजा आ गया। बस कल थोड़ी इससे ज्यादा बनाना। चाची, हलवा तो बहुत टेस्टी है। सभी लोग खाना को खाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं और प्रेरणा खाना बनाकर इतना ज्यादा थक जाती है कि वो बिना खाना खाए ही जाकर अपने कमरे में सो जाती है। कुछ देर बाद शाम होती है और तभी मालती उसके कमरे में आ धमकती है। दोपहर से शाम हो गई है देवरानी जी, और आप अभी तक घोड़े बेचकर सो रही हैं। रात के खाने की तैयारी नहीं करनी क्या आपको? नहीं, बस मैं बना ही रही थी, लेकिन सुबह के खाने को बनाकर मैं इतनी ज्यादा थक गई हूँ कि मेरी आंखें लग गई। प्रेरणा रात का खाना बनाने के लिए आंगन में रखी चूल्हे के पास आती है। हे भगवान, कितनी तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस ठंड में आंगन में बैठकर खाना बनाना बहुत ही मुश्किल है। कहाँ से मैं देहाती ससुराल में आकर फंस गई। क्या बन बना रही है बहू, जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दे। ठंड का टाइम है, रात जल्दी हो जाती है। प्रेरणा अपनी सास के कहने पर रात के खाना भी आंगन की रखी चूल्हे पर ही बना रही होती है। अब ठंड से उसकी पूरी नाक लाल हो जाती है और उसे जुकाम भी हो जाता है। कुछ देर बाद उसका पति विकास वहां पहुंचता है, जिसे देख प्रेरणा कहती है, विकास जी, मुझसे आंगन में खाना नहीं बनाया जाता। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है और मुझे जुकाम भी हो गया है। माँ को बोलिए ना कि घर में रखी रसोई में मुझे खाना बनाने दी। नहीं प्रेरणा, मैं माँ को ऐसा नहीं बोल सकता। मेरे घर वाले देहाती हैं, उनको चूल्हे पर बना हुआ खाना ही पसंद है, और अगर मैं उनको ऐसा बोलूंगा तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और फिर वो तुम्हें उल्टा सीधा भी बोल देंगे। ठीक है विकास जी, कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ। प्रेरणा फिर से रात में चूल्हे पर खाना बना रही होती है। ठंडी हवाओं की वजह से उसे बहुत तेज जुकाम भी लग जाता है। सबको रात का खाना खिलाने के बाद प्रेरणा अपने कमरे में जा रही होती है कि तभी उसका ससुर राम प्रसाद वहां आकर कहता है, अरे बहू, कहाँ जा रही हो? बहुत तेज ठंड लग रही है। इस ठंड में जरा काढ़ा बना देती तो ठीक रहता। सुबह से गले में बहुत दर्द हो रहा है। पर पिताजी, रात के 12 बज रहे हैं इस वक्त। अरे तो क्या हो गया, हम तो रात के 2 बजे तक भी खाना बनाया करते थे चूल्हे पर। अभी तो 12 ही बजे हैं। जा, फटाफट काढ़ा बना दे। अपने ससुर के कहने पर रात के 12 बजे आंगन में रखी चूल्हे पर प्रेरणा काढ़ा बनाती है और लाकर अपने पिताजी को दे देती है और जाकर अपने कमरे में सो जाती है। अगले दिन सुबह जब प्रेरणा उठती है तो देखती है कि आंगन में रखा चूल्हा पूरी तरह से गीला है और सारी लकड़ियां भी गीली हैं। आज तो सारी लकड़ियां गीली हैं और ये चूल्हा भी गीला है। चलो, आज तो मेरी जान बची। मुझे आंगन में बैठकर ठंड में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तभी वहां पर गायत्री आती है और गीले चूल्हे और लकड़ियों को देखकर कहती है, कल रात तेज बारिश होने की वजह से ये लकड़ियां और चूल्हा गीला हो गया। तो आज इसका मतलब आज हम लोग आंगन में खाना नहीं बना पाएंगे? ऐसा किसने कहा तुझे? चल मेरे साथ आ जरा। गायत्री अपनी बहू प्रेरणा का हाथ पकड़ती है और एक कमरे में लेकर जाती है जहां पर बहुत सारी लकड़ियां होती हैं और मिट्टी के चूल्हे होते हैं, जिसे देखकर प्रेरणा दंग रह जाती है। बाप रे, यहाँ तो मिट्टी के चूल्हे का गोदाम है। क्या सोचने लगी बहू? जा, उठा इन चूल्हे को और लकड़ियों को और जाकर आंगन में बैठकर सबके लिए खाना बना।
गायत्री वहां से मिट्टी के चूल्हे को लाती है और फिर जाकर कुछ लकड़ियों को लेकर आती है और फिर सबके लिए फरमाइश का खाना बनाना शुरू कर देती है। बेचारी ठंड से कांप रही होती है। ये सारा धुआं मेरी आंखों में लग रहा है और मेरी आंखों में बहुत तेज जलन भी हो रही है। क्या हुआ प्रेरणा, अभी तक खाना नहीं बना? सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। जेठानी जी, मेरी आंखों में धुआं लग रहा है जिस वजह से मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। कल रात से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और इतनी तेज ठंड लग रही है। आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। तुमने मुझे पागल समझा है क्या? मुझे तो खुद इतने वर्षों बाद छुट्टी मिली है तुम्हारे आने के बाद, और तुम्हें लगता है कि मैं फिर से इस चूल्हे में घुसूं तुम्हारे लिए? अरे रहने दो, फटाफट खाना बनाओ। मालती उसे सुनाते हुए वहां से चली जाती है। प्रेरणा ठंड में आंगन में खाना बना रही होती है। प्रेरणा सबको खाना खिलाती है और ऐसे ही वक्त गुजरता है। प्रेरणा ठंड में आंगन में खाना बना बनाकर बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई थी। वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी उसका पति विकास वहाँ आता है। प्रेरणा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? तुम्हारे शरीर तो आग की तरह तप रहा है, तुम्हें तेज बुखार है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हाथ छोड़ो मेरा, मुझे जाकर रात का खाना बनाना है सबके लिए। देर हो जाएगी तो आपकी मां नाराज हो जाएंगी ना। प्रेरणा विकास से अपने हाथ को छुड़ाते हुए आंगन में आती है और ठंड में कांपते हुए सबका खाना बनाना शुरू कर देती है। खाना बनाते बनाते प्रेरणा वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। विकास प्रेरणा को उठाकर कमरे में लेकर आता है। गायत्री फोन करके डॉक्टर को बुलाती है। ठंड की वजह से प्रेरणा का टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है, जिस वजह से उसे बुखार लगा है और आंखों में भी इन्फेक्शन हुआ है पोल्यूशन की वजह से। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है। तभी विकास गुस्से में धमकता हुआ अपनी माँ को कहता है, माँ और भाभी, ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है। दिन रात आंगन में रखे चूल्हे पर आप प्रेरणा से खाना बनवाते थे। इस ठंड में प्रेरणा चुपचाप सबके लिए खाना बनाती थी और धुएं की वजह से उसकी आंखों में भी इन्फेक्शन हुआ। प्रेरणा ने मुझे कई बार कहा कि उसे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता, पर फिर भी आप लोगों की इज्जत करके चूल्हे पर खाना बनाती रही, जिस वजह से उसकी आज ये हालत है। अगर आप लोगों ने उसकी थोड़ी भी मदद की होती तो आज वो ठीक होती। विकास की बात सुनकर विकास की माँ को बहुत दुख पहुंचता है और उसे उसकी गलती का एहसास होता है। दूसरी तरफ मालती भी अपनी गलती को मानते हुए कहती है, हाँ देवर जी, आप सही कह रहे हैं। जिठानी बनने का घमंड मुझ में इतना ज्यादा आ गया कि प्रेरणा की कई बार मदद मांगने के बाद भी मैंने प्रेरणा की मदद नहीं की। पूरे परिवार को अब अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ दिनों बाद प्रेरणा की तबीयत अब ठीक हो जाती है और पूरा परिवार मिलकर काम करता है और अब चूल्हे पर भी कभी कभी ही खाना बनता था। बाकी टाइम गैस पर खाना बनाकर पूरा परिवार खाना खाया करते थे, जिससे प्रेरणा को भी राहत मिली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको चूल्हे पर बने खाने को खाने का मौका मिले तो आप कौन सी डिश को खाना पसंद करेंगे, हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।